हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम आप पहुंचे हैं अपने चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के केस बेस्ड क्वेश्चन पर। यह इस चैप्टर से आखिरी लेक्चर होने वाला है और इस आखिरी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस। इन केस बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कौन कौन से केस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं आपसे। इन सब के ऊपर हमारा डिस्कशन होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ केस दिया गया है एंड आफ्टर दैट हमसे पर केस 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं हमारे सामने, कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे सामने। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। और ये चैप्टर को देख लेने के बाद, इस लेक्चर को देख लेने के बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। एग्जामिनेशन में हमसे इस चैप्टर से किसी भी पार्ट से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम उसका अच्छे तरीके से आंसर करने वाले हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। और इसी के साथ आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। कहने को तो हमने आपको दिया है 5 क्वेश्चंस। इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपसे कह रहा है कि इसी में किसी 4 को सॉल्व कर देना और 1 को छोड़ देना। चूंकि सीखने आए हैं तो हम 5 में से 5 को सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है। तो भाई क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इसको हमें रीड करना चाहिए, रीड करके समझना चाहिए क्या कहना चाह रहा है। तो कहता है कुछ ऐसा कि अनलाइक एनिमल्स, ओके, अनलाइक एनिमल्स प्लांट कांट मूव, plant can't run away for their defense, therefore they have evolved as astonishing variety of morphological and chemical defense against herbivores। अब देखिए बात यह है कि एनिमल्स को अगर किसी तरीके का खतरा है तो वो झट से क्या होता है, वो भागता है, राइट। वो दौड़ना शुरू करता है, भागने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है। लेकिन अगर प्लांट्स की बात अगर हम करें तो प्लांट्स पर अगर कोई हमला करना चाहता है, हमला करता है, तो प्लांट्स के पास वो शक्ति नहीं है, प्लांट्स के पास वैसा स्ट्रक्चर नहीं है कि प्लांट एक जगह से दूसरे जगह की तरफ वो दौड़ना शुरू कर दे, भाग जाए। इस तरीके का प्लांट के केस में ऐसी चीजें नहीं होती। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि एनिमल्स चूंकि भागने में सक्षम हैं तो क्या करते हैं, वो उस तरीके से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो चूंकि ये नहीं भाग सकते तो ये कैसे, कोई अगर इस पे हमला करेगा तो ये कैसे बचेंगे। तो इसके लिए प्लांट्स ने क्या किया, अपने अंदर किसी तरीके के चेंजेस को लाया, को अपने अंदर किसी तरीके का इवोल्यूशन हुआ अपने अंदर, मतलब प्लांट का जो बॉडी है, प्लांट बॉडी में बहुत सारे चेंजेस पाए गए। चेंजेस कैसे, तो मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस थे। मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस सिस्टम को वहां डेवलप किया गया कि अगर हम भाग नहीं सकते तो हम मुकाबला करना ही कोशिश करेंगे, जो भी चीजें आएगी हम अपने डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू उससे बचने की कोशिश हम करने वाले हैं। कैसे और किन से, तो जनरली बात करें हम हर्बीवोर की, जो आकर के इन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो बात इसकी करने वाले। कहता है कि थॉर्न्स आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। और इसी में जब मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस की हम बात करते हैं तो हमारे पास एक एग्जांपल ऑफ थॉर्न्स। ये थॉर्न जो है ये मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन ऑफ डिफेंस है, मीन्स ऑफ डिफेंस हमको देखने को मिलता है। केमिकल डिफेंस ही नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस है, थॉर्न्स है। उससे क्या होता है कि थॉर्न से क्या होता है, अगर जो भी हर्बीवोर आता है तो उसको वहां से नुकसान पहुंचता है, उसको अगर चोट लग सकती है, उसका ब्लड आ सकता है। तो थॉर्न्स जो है वो एक काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है। तो तकलीफ होती है तो वहां से ये बच सकते हैं उसके मदद से। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक्स द हर्बीवोर सिक व्हेन दे आर इटन। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जो बहुत सारे केमिकल्स को डेवलप अपने अंदर करते हैं। अगर हर्बीवोर उन प्लांट्स को खाते हैं तो उन केमिकल्स के कारण बहुत सारे हर्बीवोर जो हैं उनको नुकसान पहुंचता है। बहुत सारे हर्बीवोर जो हैं वो खाने के बाद बीमार पड़ सकते हैं। सो वो कोशिश करते हैं टू इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, डिस्टर्ब्स इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट। तो कहता है इनहिबिट फीडिंग,
और डाइजेशन, डिस्टर्ब इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट, उसको मार भी सकता है ये केमिकल्स। इसलिए तो एनिमल्स क्या करते हैं, वो जो हर्बीवोर है वो उन प्लांट्स की तरफ नहीं जाते हैं, उन प्लांट्स को अपना भोजन नहीं बनाते क्योंकि उनमें पॉइजनस केमिकल्स पाए जा रहे हैं। सम प्लांट्स प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस केमिकल्स एंड दैट इज व्हाई नो कैटल और गोट ब्राउज ऑन दोज प्लांट। तो वही कह रहा है कि सम प्लांट्स प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस केमिकल, और कोई कोई जो हैं वो कैसा करते हैं, तो ऐसा हाईली पॉइजनस केमिकल प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज व्हाई नो कैटल और गोट ब्राउज ऑन दोज प्लांट। इस वजह से बहुत सारे कैटल जो है और गोट जो है वो ब्राउज नहीं करते। A wide variety of chemical substances that we extract from plant on a commercial scale are produced by the actually as defense against grazers and browsers। वही कह रहा है कि एक plant variety of chemical substances that we extract from plant on a commercial scale, तो मतलब कि उस तरीके से उस केमिकल्स को फिर हम अपने ज़रूरत के हिसाब से उस प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉमर्शियली उसको यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो यूज एज डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हमारे सामने, इस इन्फॉर्मेशन को आप करेंगे नोट, क्योंकि बिना इस इन्फॉर्मेशन के हमें उस क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकते। एक इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, तो इस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले आपको नोट करना है, समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमने इसको समझने की कोशिश की, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको पूछ सकते हैं, दोबारा आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, दोबारा से इसको देख करके समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम चलेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ, देखेंगे कौन से बेहतरीन क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं इससे रिलेटेड, राइट। तो आ गए हम अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर है और कहता है कि व्हाई यू नेवर सी कैटल और गोट्स ब्राउजिंग ऑन वीड कैलोट्रोपिस। अब है कि ना तो हम कैटल को ना ही हम गोट को देखते हैं वीड कैलोट्रोपिस के ऊपर मतलब ब्राउजिंग करते हुए, इसके तरफ ये ध्यान नहीं देते। सवाल है कि क्यों नहीं देते, इनको देना चाहिए, इनकी मर्जी, दे सकते हैं तो दे तो सकते हैं, लेकिन अगर इसके बाद इन्हें किसी तरीके का नुकसान पहुंचता है तो फिर क्या होगा। तो उससे बचने के लिए ये चाहते हैं, ये कैटल जो हैं, ये गोट हैं, ये जो हर्बीवोर हैं, ये उधर नहीं जाना चाहते। क्यों है, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस टैनिस, क्योंकि ये कैसे, ये कुछ तो पॉइजन वाला काम कर रहे हैं, दैट इज वाई ये नहीं जा रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन है कि इट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस टैनिन्स, इस कारण से ये नहीं जाते। या फिर हो सकता है कि इट प्रोड्यूसेस क्विनीन विच इज बिटर इन टेस्ट, तो इसको स्वाद अच्छा नहीं लग रहा, क्विनीन प्रोड्यूस कर रहा है जो बिटर टेस्ट का है, तो इसलिए इनको बिटर तो नहीं खाना है, इसलिए ये नहीं जा रहे हैं। क्या ये रीजन है, या फिर ये रीजन है कि इट प्रोड्यूसेस द पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, तो ये पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ये प्रोड्यूस करते हैं, या फिर इट बियर्स प्रिकल्स, इस वजह से। तो भाई साहब बात दरअसल ऐसा है कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी जो है हमारा इट्स नॉट करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट। ऐसा इसलिए ये नहीं जाते जस्ट बिकॉज कि इट प्रोड्यूसेस द पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो परफेक्ट बैठ रहा है भाई साहब, समझ में आ रही है चीज़ें, हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही दिख रहा है। तो इस कारण से हमारे जो कैटल्स हैं या फिर गोट जो हैं वो वीड कैलोट्रोपिस की तरफ वो नहीं जाते। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम एक बार क्रॉस चेक करना चाहेंगे, क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप नोट करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट निकालेंगे, फिर हम चलेंगे आगे, देखते हैं कि हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट। कोई डाउट यहां तक नहीं, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। देखो क्या बोल रहा है, देखने वाली बात है। कहता है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर इन्वेंसिव ग्रोथ ऑफ द प्रिकली बियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो है हमारा कैक्टस, दूसरा हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, और तीसरा हम बात कर रहे हैं दैट इज की इन्वेंसिव ग्रोथ की। तो इन्वेंसिव ग्रोथ ऑफ द प्रिकली बियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए 4 ऑप्शन, व्हाट वुड बी द पॉसिबल रीजन, पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, इन 4 में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो सबसे सही है। ऑप्शन ए कहता है कि एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर्स, ऑप्शन 2 कहता है कि न्यू माइक्रोराइजल एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि अबंडेंट वाटर अवेलेबिलिटी, या ऑप्शन नंबर डी कहता है ऑल ऑफ दीज। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन का कहना है कि एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर्स, एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर्स के कारण क्या है, जो कैक्टस जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गया। दूसरा ऑप्शन कहता है कि न्यू माइक्रोराइजल एसोसिएशन के कारण ये जो कैक्टस है ना ये ग्रो कर गया।
तीसरा ऑप्शन कहता है कि अबंडेंट वाटर अवेलेबिलिटी, पानी इतना ज्यादा था कि कैक्टस ये वाला ग्रो कर गया। पहली बात है कैक्टस से इसको उतनी पानी की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ये बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है, गलत लग रहा है। तो क्या हमारे हिसाब से ये जो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन जो है हमें गलत लग रहा है। चूंकि एक गलत है तो इसके कारण ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, हमारा ये भी कट गया। हमारे पास अब दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी। चलो पता करो कि कौन सा होगा। क्या न्यू माइक्रोराइजल एसोसिएशन से ये चीज हुआ या फिर यहाँ पर प्रीडेटर्स की एब्सेंटी के कारण यहाँ पर हुआ? तो ये काम जो है ये हुआ एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर्स के कारण। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्रॉस चेक करेंगे हम, तो क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं था। इसको भी आप नोट कर सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है। अब हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा सवाल देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है? कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू सिक बाय कंज्यूमिंग केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। तो आपको क्या लगता है कि देखिए दो तीन चीजें हर क्वेश्चन में, कि सबसे पहले बात है तो प्लांट जो है वो कैसे हैं जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू सिक बाय कंज्यूमिंग द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास ये जो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो हमारे पास फ्रॉग का है, दूसरा ऑप्शन जो गोट का है, तीसरा ऑप्शन जो ह्यूमंस का है, एंड चौथा ऑप्शन जो पीजन का है। कह रहा है कि इन 4 में से आपको क्या लगता है किसकी चांसेस हैं सबसे ज्यादा बीमार पड़ने की? किससे? तो प्लांट से निकले हुए केमिकल की मदद से। तो प्लांट से जो केमिकल निकल रहा है उससे वही बीमार होगा ना जो उस प्लांट को कंज्यूम करेगा। तो क्या पीजन जो है वो कंज्यूम करेगा क्या? तो नहीं सर, हमें नहीं लगता कि पीजन कंज्यूम करेगा। फ्रॉग करेगा क्या? नहीं, तो फ्रॉग भी नहीं करेगा। गोट एंड ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस जो है वो भी ऐसे सीधा नहीं करेंगे। ह्यूमंस भी कर सकते हैं, लेकिन कैसा है कि ह्यूमंस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर कोई जंगली फल अगर किसी ने खा लिया तो हो सकता है उस जंगली फल में ऐसा कोई केमिकल होगा। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि हमें लग रहा है कि ह्यूमन भी हो सकता है, हमें लग रहा है गोट भी हो सकता है। तो वही चीज है ना कि जब हमें लगे कि मल्टीपल ऑप्शन सही हैं तब हम उधर जाते हैं जो लगता है कि ज्यादा एक्यूरेट है। क्योंकि एक और चीज है कि ह्यूमंस जो है वो खाना कुक करके खाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम ऐसी चीजों को अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो कंपैरेटिवली हमारा ऑप्शन बी जो है वो ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा परफेक्ट और सटीक लग रहा है इस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है गोट, ये सही लग रहा है, तो हमने गोट को टिक कर दिया। गोट को टिक कर दिया। अब हम गोट को देखेंगे कि सही है या नहीं। तो क्रॉस चेक हमें बता रहा है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम से। तो गोट जो है वो है जो गोट इज मोस्ट लाइकली टू सिक बाय कंज्यूमिंग द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। इसको दिमाग में बिठा लिया। कैसे हम एमसीक्यू से डील करते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने नंबर्स ऑफ एमसीक्यूज को सॉल्व किया है, अभी तक हम बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं सॉल्व करने में। आगे बढ़े अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ गया है। कहता है कि प्लांट इवॉल्व द वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो क्या है, प्लांट ने जो है वो क्या किया है, डेवलप किया है। प्लांट इवॉल्व वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट, किससे बचने के लिए? मतलब जो इसका दुश्मन है, जो इसको आकर के नुकसान पहुंचा रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि उसी से लड़ना चाहेगा, उसी से बचना चाहेगा। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा प्रे, दूसरा है प्रेडेटर, तीसरा है कम्युनल एंड चौथा है म्यूचुअलिस्ट। तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक हम करना चाहेंगे तो क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आसान सा सवाल, आसानी से हमने इसका आंसर किया। इसको आप नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में, और देखेंगे कि हमारा 5वां क्वेश्चन इस पहले केस से क्या कह रहा है। अगर मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको जैसा फील हो रहा है आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस करते हैं कि हमसे क्या बोल रहा है। चलिए भाई साहब, तो आ गया हमारे पास असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन रीजन में कहता है कि सम प्लांट फंक्शंस एज प्रीडेटर इन नेचर। अच्छा, तो कुछ प्लांट जो है वो प्रीडेटर की तरह बिहेव करते हैं हमारे नेचर में।
तो असर्शन रीजन के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि असर्शन रीजन वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें दो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। पहले स्टेटमेंट को हम असर्शन कहते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को हम रीजन कहते हैं। इसके साथ हमारे दिया जाता है 4 ऑप्शन, जिन 4 ऑप्शन को टिक करना होता है। तो हम 4 ऑप्शन में से किसको टिक करें, सवाल ये है। तो असर्शन में हमें कुछ लिख के दिया जाएगा, रीजन में भी कुछ लिखा होगा। तो असर्शन में लिखी बातें अगर सही है, असर्शन में लिखी बातें सही हैं एंड रीजन में लिखी बातें भी सही हैं, और रीजन में लिखी चीजें जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही हैं, सपोर्ट कर रही है, तब हम ऑप्शन ए के पास जाते हैं। अगर असर्शन में लिखा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, देन हम टिक करते हैं ऑप्शन बी को। लेकिन यहां पर रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो हम बी को टिक करते हैं। थर्ड ऑप्शन सी को हम तब टिक करेंगे जब असर्शन हमारा सही होगा एंड रीजन जो है वो हमारा गलत होगा, और ऑप्शन डी को हम तब टिक करेंगे जब हमारे असर्शन एंड रीजन जो है वो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। तब हम इस तरीके से कुछ टिक करते हैं। फिलहाल यहां पर असर्शन में लिखता है कि सम प्लांट फंक्शन एज प्रीडेटर इन नेचर, तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही दिख रहा है, ठीक है। फिर कहता है कि फाइटोफैगस इंसेक्ट्स फीड ऑन प्लांट्स है, तो फाइटोफैगस इंसेक्ट जो है वो प्लांट साइड पे फीड करते हैं, ये भी स्टेटमेंट हमें सही दिख रहा है। लेकिन फाइटोफैगस इंसेक्ट्स जो हैं वो प्लांट साइड पे फीड कर रहे हैं, तो इससे प्लांट फंक्शन एज प्रेडेटर इन नेचर, ऐसा मतलब कोई हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऐसा फील नहीं हो रहा है। तो चूंकि असर्शन सही है तो हम पहले ही इस ऑप्शन को गलत कर देंगे, क्योंकि इस ऑप्शन का कहना है कि असर्शन भी गलत है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। रीजन भी सही है तो सी कहता है कि तेरा रीजन भी गलत है, तो रीजन गलत है तो तू रीजन तो यहाँ सही है, तो तेरा ऑप्शन गलत हो गया सी। बचता है ए एंड बी। ए को तब टिक करते जब रीजन जो है वो असर्शन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा होता, उसको सपोर्ट कर रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है तो हम इस ऑप्शन को भी गलत करेंगे, ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे। ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व किया है अपने पहले केस को, और अपने पहले केस से हमने सॉल्व किया है टोटल 5 क्वेश्चंस, और ये पांचों क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे मूव करेंगे, अपने दूसरे केस की तरफ देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि हमारा दूसरा केस हमसे क्या कहता है, कौन सा क्वेश्चन हमसे वहां पूछा जा रहा है, राइट। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना क्या है, कहता है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। अगेन वही है कि 5 पूछेगा, 4 का बोल रहा है, हम पांचों का आंसर करने वाले, वही चीज है। क्या कह रहा है हमारे इस केस में, पहले इसको रीड कर लेते हैं। कहता है कि कैंगरू रैट सेल्डम ड्रिंक्स वाटर, ठीक है। कैंगरू रैट सेल्डम क्या है, ड्रिंक वाटर। इट हैज थिक कोट टू मिनिमाइज इवेपोरेटिव डेसिकेशन। इट हैज थिक कोट टू मिनिमाइज इवेपोरेटिव डेसिकेशन, तो थिक कोट है जिससे पानी जो है वो कम निकल सकता है, तो पानी ज्यादा से ज्यादा ये स्टोर कर सकते हैं। The animal seldom comes out of this comparatively humid and cool borough during the daytime. 90% of its water requirement is made from the metabolic water. और इसके दिन के समय इसका क्या है कि 90% जो वाटर का जो नीड है ना वो किधर से मिल जाता है, 90% ऑफ इट्स वाटर रिक्वायरमेंट इज मेड फ्रॉम द मेटाबॉलिक वाटर, जो कि मेटाबॉलिक वाटर क्या है, तो वाटर प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन। जो वो दिन भर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसमें हो रही हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उस रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन में जो H2O निकल रहा है वहां से इसका काम बन जाता है, ठीक है। वाइल 10% इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड, और बाकी 10% ये अपने फूड से ले लेता है, तो लॉस ऑफ वाटर इज मिनिमाइज बाय प्रोड्यूसिंग द नियरली सॉल्यूट यूरिन एंड फीसेस। तो ऐसे एनिमल्स को क्या करना पड़ता है कि वाटर चूंकि कम है अवेलेबल, तो ऐसा उनका अडेप्टेशन हो चुका है कि 90% उनको खुद बॉडी से मिल गया, 10% उन्होंने फूड के साथ ले लिया। चाहते हैं कि लॉस वाटर का कम से कम हो, तो उसका हमको देखने को मिल रहा है कि जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि थिक, आपको क्या दिख रहा है, थिक कोट है, इवेपोरेशन, लॉस ऑफ वाटर कम है। यूरिन से वाटर का लॉस हो सकता है, तो सॉलिड यूरिन एंड फीसेस जो है वो यहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं, तो यहाँ से भी पानी को ये बॉडी से लॉस होने से बचाते हैं। एज द एनिमल फीसेस एक्यूट वाटर स्कैर्सिटी, animal feces acute water scarcity develop the 2 type of adaptation, reducing water loss और ability to tolerate desert condition। तो यहाँ पर पानी की कमी के कारण यहाँ पर एक ऐसा एडेप्टेशन कर रहे हैं, एक ऐसी चीज जिसके मदद से अपने बॉडी से पानी कम से कम लूज कर सकें, अपने बॉडी में मैक्स टू मैक्स वाटर को ये रख सकें। और दूसरी चीज है कि एबिलिटी टू टॉलरेट द डेजर्ट कंडीशन, और डेजर्ट कंडीशन को ये टॉलरेट कर सकें।
तो ये यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिनके बाद जिनको आपने देखा है, जाना है, समझा है, जिनसे ये क्या करेंगे, पानी का लॉस ये कम करेंगे, तो इनको डेजर्ट एरिया में रहने में आसानी होगी। इसको आप नोट कर लें, इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल लें, क्योंकि ये हमारे पास केस है, राइट, ये हमारे पास केस है। कोई दिक्कत तकलीफ इससे नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। अगर है तो हम हैं इधर बैठे आपके लिए, आप सीधा डाउट पूछेंगे अपना, और फिर आपकी कठिनाइयों को हम सॉल्व करने के लिए तो हैं ही, आपकी कठिनाइयों को सॉल्व किया जाएगा बिल्कुल, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में रॉक कर सके। क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से देते हैं तो उससे हमें भी खुशियाँ होगी आपकी रिज़ल्ट से, क्योंकि मेहनत आपकी भी है, मेहनत हमारी भी है। म्यूचुअल मेहनत करके हम एग्ज़ामिनेशन में बिल्कुल आग लगाने वाले हैं। तो ये रहा, अब इससे क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उस पर चलते हैं। तो कैंगारू रैट इज ए, क्या है भाई, तो कैंगारू रैट क्या है, वो एक पार्शियल रेगुलेटर है या फिर पार्शियल कन्फर्मर है, या रेगुलेटर है या कन्फर्मर है। तो भाई साहब एक बार में आंसर करने लायक, कैंगारू रैट इज ए रेगुलेटर, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्रॉस चेक करना चाहेंगे, क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। नोट कर लो, एक बार में स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। फिलहाल कैंगारू रैट कैसा है, तो कैंगारू रैट इज ए रेगुलेटर। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है, दैट इज कि मेटाबॉलिक वाटर रेफर्स टू। तो मेटाबॉलिक वाटर जो होता है ये किस चीज को रेफर कर रहा है, इसके बारे में सवाल है। कहता है कि मेटाबॉलिक वाटर रेफर्स टू, किसको रेफर करता है मेटाबॉलिक वाटर से, तो वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसको हम लोग मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। क्या है कि मेटाबॉलिक जो ऐसा पानी रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसको हम गलत कहते हैं, ये हो ही नहीं सकता, ये इसको नहीं कहते हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि मेटाबॉलिक वाटर रेफर्स टू वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, गलत। दूसरा, वाटर प्रेजेंट इन इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, क्या इसको हम लोग मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, तो गलत। वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, तो फैट के ऑक्सीडेशन की बात की जा रही है, तो फैट एक काइंड ऑफ फूड है जिसके ऑक्सीडेशन से हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कहने का मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि हम कह रहे हैं कि फूड के साथ हम क्या कर रहे हैं, O2 को मिला रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि फूड का ऑक्सीडेशन होना, यानी रेस्पिरेशन की बात चल रही है। तो वाटर जो है जो रेस्पिरेशन के दौरान बन रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट करके पूछ दिया है। एंड वाटर टेकन इन टू प्रमोट मेटाबॉलिज्म, नहीं भैया ये कहानी भी नहीं होगी, ऐसी बातें मत किया करो। तो बातें जो किया करो वो कुछ ऐसी किया करो जो सही लगे, जैसे कि ऑप्शन सी हमारा वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, तो मेटाबॉलिक वाटर रेफर्स टू द वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी को हम करेंगे टिक। एक बार हम इसको करना चाहेंगे क्रॉस चेक, क्रॉस चेक करते हैं तो ऑप्शन सी हमको दिखता है कि बिल्कुल ही सही आंसर है। तो आप इसको नोट करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि हम अपने अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि डेजर्ट एनिमल्स मिनिमाइज वाटर लॉस बाय। अब डेजर्ट एनिमल्स की बात करें तो डेजर्ट एनिमल्स को पानी जो है वो तो चाहिए, पानी तो सभी लिविंग को चाहिए, लेकिन क्या है कि डेजर्ट में चूंकि पानी कम अवेलेबल है, तो वहां पर क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहते हैं किसी भी तरीके से उनके बॉडी में पानी बना रहे, तो उनके लिए वो कुछ चीजें हैं, किसी तरीके का मॉडिफिकेशन, किसी तरीके का अपने अंदर चेंजेस करते हैं। तो कैसे करते हैं? पहला ऑप्शन कहता है कि प्रोड्यूसिंग हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन। हाँ, तो प्रोड्यूसिंग बाय हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऐसा ये करते हैं भाई साहब, ठीक है, कंसंट्रेटेड यूरिन का बनाना। इससे क्या है कि पानी का लॉस जो होता है कम है। प्रमोटिंग मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी ट्यूब्यूल्स, तो प्रमोटिंग मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी ट्यूब्यूल्स, ये वाला ऑप्शन भी सही लग रहा है कि बार बार ये ऑब्जॉर्प्शन करेंगे, लेस लॉस ऑफ वाटर देखने को मिलेगा। प्रोसेसिंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लूप ऑफ एनले इन किडनी ट्यूब्यूल्स, तो भाई इससे क्या है दिख रहा है कि अगर लूप ऑफ एनले जो है यहाँ, ये तो ऑप्शन हो गया जो हमारा है कि लूप ऑफ एनले जो है लंबा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है पानी बचाने का बॉडी में। एंड तो सारे ऑप्शंस हमको सही लग रहे हैं, तो क्या हम ऑल ऑफ दीज को टिक कर सकते हैं? तो हमारे हिसाब से तो कर सकते हैं।
हमारे हिसाब से अगर हम कर सकते हैं तो हम कर दिए, और अब हम इसको क्रॉस चेक करना चाहेंगे, क्रॉस चेक में करते हैं तो वाओ वी आर राइट, हम सही हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। राइट, इधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में बोलता है कि कैंगरू रैट कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड टेम्परेचर रेंज एंड इज नोन एज स्टेनोथर्मल। तो कैंगरू रैट की बात करते हैं तो कह रहा है इट कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड टेम्परेचर रीजन एंड इज नोन एज स्टेनोथर्मल। तो ये ऑप्शन भैया, ये स्टेटमेंट हमें सही नहीं लग रहा, हमें गलत है ये। कैंगरू रैट गो इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर टू एस्केप कोल्ड वेदर। तो कैंगरू रैट जो है वो कोल्ड वेदर के टाइम में हाइबरनेशन में चला जाता है, तो हमको ये सही नहीं लग रहा है। तो जब ये सही नहीं लग रहा है तो हमारा असर्शन सही नहीं है, हम किसके साथ जाएंगे, हम जाएंगे अपने ऑप्शन डी के साथ। तो ये इसको गलत नहीं करेंगे हम, इस वाले ऑप्शन को गलत, इस वाले ऑप्शन को गलत, इस वाले ऑप्शन को गलत, और इसको हम सही करना चाहेंगे। ऑप्शन डी हमारे ख्याल से सही होना चाहिए। सही हो, सही हो, सही हो गया ये हमारा ऑप्शन। चेक करेंगे इसको, चेकिंग में समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी जो है ना ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन डी को टिक करते हैं। क्रॉस चेक भी हमें समझा रहा है कि बिल्कुल सही है। तो 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अपने इस केस से। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने 5वें केस की तरफ, इसी केस से इसके 5वें सवाल की तरफ। तो ये आ गया हमारा 5th क्वेश्चन हमारे सामने, कहता है कि द एडेप्टेशन इन एन ऑर्गेनिज्म आर मेंट फॉर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर किसी तरीके का एडेप्टेशन होता है तो दीज आर मेंट फॉर व्हाट, मेंट फॉर व्हाट, ऑप्टिमम प्राइमरी प्रोडक्शन, या फिर ऑप्टिमम लाइफ स्पैन, या ऑप्टिमल मोबिलिटी, या ऑप्टिमल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो एडेप्टेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है किस चीज के लिए, प्राइमरी प्रोडक्शन, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्टिमम लाइफ स्पैन इज नॉट द, ऑप्टिमम मोबिलिटी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। वो सर्वाइव सही से कर सके और रिप्रोडक्शन कर सके, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही दिखता है। ऑप्शन डी को हम करेंगे टिक, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होना चाहिए। क्रॉस चेक करते हैं, तो क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। अब हमारे पास आ जाएगा, चूंकि 5th क्वेश्चन था ये इस केस से, तो अब हमारे पास आ जाएगा हमारा अगला केस, केस नंबर 3 हमारे सामने आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं जरा, तो केस 3 हमारे सामने आ चुका है, और केस 3 का क्या कहना है एक नजर डालेंगे। केस 3 कहता है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 गिवन बिलो। तो कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। तो 1 to 5 से में मतलब 5 में से अगेन 4 बोल रहा है, मतलब जो हर बार बोलता है ये बार बार यही बात बोलता है, लेकिन हम जिद्दी हैं, हम 5 को सॉल्व करते हैं, क्या है ना। क्या है हमारा केस, क्या कहता है ये स्टेटमेंट, पढ़ेंगे जरा इसको गौर से, कि रेगुलर चेंज इन टेम्परेचर दैट अकर्स एट अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड दी थार्मोपीरियोडिसिटी। तो थार्मोपीरियोडिसिटी क्या है, तो रेगुलर चेंज इन टेम्परेचर एट अकर्स एट द स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, उसको थार्मोपीरियोडिसिटी कहते हैं हम। इट इज ऑफ 2 टाइप, 2 तरीके का होता है, डायूरनल होता है, सीजनल थार्मोपीरियोडिसिटी है। डायूरनल पीरियोडिसिटी की बात करें तो इट रेफर्स टू द टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट। तो ये क्या है, डे नाइट के टेम्परेचर की बात हो रही है। इट डिटरमाइन द पीरियड ऑफ एनुअल एक्टिविटी इन सीजन सॉरी इन सीजन पीरियोडिसिटी डिफरेंट टेम्परेचर प्रिवेल्स इन डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन सीजन पीरियोडिसिटी की बात करें तो डिफरेंट टेम्परेचर प्रिवेल्स इन डिफरेंट सीजन, डिफरेंट टेम्परेचर जो है वो प्रिवेल करेगा डिफरेंट सीजन्स में of the year. They favor different aspects of plant and animal life, termed as phenology. The favor different aspects of plant and animal life, termed as phenology. इसको हम लोग phenology की बात करते क्या होता है। For example, in wheat leaf growth requires a temperature of 10 से 25 डिग्री। तो लीफ ग्रोथ के लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए, तो 10 से 25 डिग्री चाहिए। एप्पल्स रिक्वायर द टेम्परेचर बिलो 7, एप्पल को 7 से नीचे का टेम्परेचर चाहिए फॉर ए पीरियड ऑफ 800 आवर्स। तो 800 घंटे से ज्यादा का चाहिए ताकि वो फ्लावरिंग कर सके एंड फ्रूटिंग कर हो पाए।
लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सम सीड्स, तो किसी किसी सीड के जर्मिनेशन के लिए हमें लो टेम्परेचर की आवश्यकता है, एज वेल एज फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स। इट ऑल्सो डिटरमाइंस ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कलर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स, राइट। Both low and high temperature causes a stress in organism which is overcome by particular adaptation। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा है, आप इसको नोट करेंगे विदाउट एनी फेल, आप इसे नोट कर सकते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले चलते हैं इस वाले केस से बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चंस। उन 5 क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है, तो हम उन 5 क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं, तो उनका आंसर करने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी प्रकार से हमारा पहला सवाल हमारे सामने आ गया, पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है इसको देखेंगे कि सम प्लांट्स रिक्वायर लो टेम्परेचर, सम प्लांट्स रिक्वायर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर फ्लावरिंग, दिस फेनोमेनन इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, सम प्लांट्स रिक्वायर द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर फ्लावरिंग, दिस फेनोमेनन इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म, या फिर वर्नलाइजेशन, या फिर थर्मोपीरियोडिज्म, या फिर नन ऑफ दिस, कुछ नहीं कहते, कुछ और ही कहते हैं, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है सर। तो ऐसी बात है कि कहते तो इसी में से कुछ हैं, ये है तो ऑप्शन डी की तरफ आपको हिंट दे दिया जाए कि ये गलत ऑप्शन है। इन 3 में से निकालना है क्या, फोटो पीरियोडिज्म, फोटो मतलब लाइट से रिक्वायरमेंट होता है, लाइट की बात करें, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्मोपीरियोडिज्म भी इसके लिए सही नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन बी को हम टिक करना चाहेंगे, क्रॉस चेक भी करेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक, आप इसको भी नोट करें, इसको भी स्क्रीनशॉट निकालें। फिर हम चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कुछ ऐसा कि एनिमल्स फाउंड इन आर्टिक जोन आर कॉल्ड, तो आर्टिक जोन में पाए जाने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, बात की जा रही है आर्टिक जोन की, और बात की जा रही है यहां पाए जाने वाले एनिमल्स की। क्या हम इन्हें माइक्रोथॉर्म्स के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे मेगाथॉर्म्स के नाम से जानते हैं, या हम इसे मीजोथॉर्म के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम लोग हेकिस्टोथॉर्म्स के नाम से जानते हैं। बहुत ही सिंपल सा, एक बार में आपको आंसर करना आना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि एनिमल्स फाउंड इन आर्टिक जोन आर कॉल्ड, माइक्रोथॉर्म्स नहीं होगा, मेगाथॉर्म्स नहीं होगा, मीजोथॉर्म्स नहीं होगा, क्या हेकिस्टोथॉर्म्स होना चाहिए। तो बिल्कुल हाँ, यही होना चाहिए, इसी को होना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी को सही हम करना चाहेंगे, क्रॉस चेक करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बिल्कुल सही है, हम ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लें, अब इसको स्क्रीनशॉट निकाल लें, फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ व्हीट प्लांट ग्रो मैक्सिमम इन टेम्परेचर अराउंड 10 से 25 डिग्री। तो व्हीट प्लांट का जो है ना 10 से 25 डिग्री में क्या सबसे ज्यादा होता है, तो हमारा ये क्या कहता है, यहां पर देखिए, यहां पर ये सारी चीजें लिखें कि लीफ ग्रोथ रिक्वायर्ड्स अ टेम्परेचर ऑफ 10 से 25 डिग्री। तो सिंपल सा बात है, अगर पैराग्राफ को आपने सही से पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है हम सीधा सीधा किसको टिक करेंगे, लीफ को टिक करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि 10 से 25 डिग्री में क्या है कि लीफ का ग्रोथ जो होता है। क्रॉस चेक करते हैं, अभी तो प्रूफ भी ले लिया था, एक और हमारे पास प्रूफ आ गया, दैट इज कि हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं हम। फिर हम चलेंगे अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखेंगे कि हमारा चौथा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कुछ ऐसा कि डिफरेंट टेम्परेचर्स प्रिवेल इन डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर, ठीक है। डिफरेंट टेम्परेचर प्रिवेल इन डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर, अलग अलग ईयर में आता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, क्या करता है, जनता जानना चाहती है। क्या ये डाईयूरेनल थर्मोपीरियोडिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये सीजनल पीरियोडिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये होम्योस्टैसिस को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये थर्मोरेगुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई आपको बताया जाए कि डाईयूरेनल थर्मोपीरियोडिसिटी जो है ऑप्शन नंबर ए, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्रॉस चेक करेंगे तो क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल बहुत ही सही, बहुत ही सटीक है ये हमारा। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको आप नोट कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। एंड आफ्टर दैट हम चलते हैं अपने इसी वाले केस से अपने 5वें सवाल की तरफ। देखते हैं कि हमारा 5वां सवाल हमसे क्या बोल रहा है।
तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारा 5वां सवाल आ गया। अब 5वां सवाल जो आया है हमारा, ये कह रहा है असर्शन रीजन टाइप में। अगेन हम जान रहे हैं असर्शन रीजन का क्या गेम है। तो असर्शन रीजन के गेम में ये कहता है, असर्शन पहला जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि लो एंड हाई टेम्परेचर कॉजेज स्ट्रेस इन ऑर्गेनिज्म। तो लो एंड हाई टेम्परेचर जो है वो स्ट्रेस कॉज करता है ऑर्गेनिज्म में। स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम लोग रीजन को मान के चले, रीजन को अगर हम देखें तो कहता है कि ऑर्गेनिज्म शो स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू ओवरकम स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन से ओवरकम होने के लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पेसिफिक एडेप्टेशन शो करते हैं। ऑप्शन तो ये भी सही है, असर्शन सही है, तो हम अपने ऑप्शन डी को काट देंगे, गलत हो जाएगा ये तो कभी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। रीजन भी सही है तो हमारा ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये रीजन को फॉल्स बता रहा था। अब ऑप्शन बी को टिक करे कि ऑप्शन ए को टिक करे। ए को हम तब टिक कर देंगे जब रीजन हमारे असर्शन को सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई सपोर्ट हमको करता हुआ दिख नहीं रहा है। तो दैट इज वाई ऑप्शन ए को गलत करके ऑप्शन बी को हम टिक करना चाहेंगे, और ऑप्शन बी को टिक करेंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। पहले हम इसको स्क्रीनशॉट एक बार वो करके देखते हैं, क्रॉस चेक भी हमें बता रहा है कि चलो हम ठीक है, हम सही हैं, हम गलत नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? इजाजत है आपकी, आगे बढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं, तो बढ़ रहे हैं। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहने का मतलब है हमारा चौथा केस हमारे सामने आ गया। क्या कहता है चौथा केस का इंस्ट्रक्शंस? कि मैनी स्पेशीज इन मैनी स्पेसिफिक ट्रीज देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ वास्प। It means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species। समझ गए? मतलब एक तरीके से हम कह रहे हैं कि दोनों म्यूचुअलिज्म का केस लग रहा है। The wasp pollinators the fig inflorescence while looking for suitable egg-laying sites. In return to the favor for pollination, the fig offers to the wasp some of its developing seeds as food for the developing wasp larva। तो वही है, ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन, आप इसको नोट कर ले। काफ़ी आसान है, काफ़ी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। आई थिंक इस वाले केस से जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाले हैं। राइट, तो आगे चलते हैं। पहला ये हमारे पास पहला आ गया हमारे पास, दैट इज की पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन कहता है कि द इंटरेक्शन बिटवीन फिग ट्रीज एंड वास्प इज एन एग्जांपल ऑफ। तो क्या है ना कि जो फिग ट्री है और वास्प जो है, ये जो है इसको हेल्प कर रहा है, ये इससे फायदा भी ले रहा है और ये भी इसको कर रहा है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तब हम उन्हें क्या म्यूचुअलिज्म में रखते हैं, या कॉमेंसलिज्म में रखते हैं, या एमेंसलिज्म में रखते हैं, या फिर पैरासिटिज्म में रखते हैं। तो भाई हमारे हिसाब से पैरासिटिज्म में रखते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, एमेंसलिज्म में भी नहीं, इसमें भी नहीं। ऑप्शन ए को सही होना चाहिए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। और क्रॉस चेक करना चाहेंगे, क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना भाई साहब, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लो, इसको तुम स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, वीडियो को पॉज करके तुम अगर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। हाथ से लिखना, क्योंकि उससे हमें याद होता है। मोर यू राइट बेटर यू रिमेंबर वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, है ना? तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट मार लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अपने पास रख लो, आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। राइट, आगे चलें। यह आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि ऑल द गिवन इंटरैक्शंस आर सिमिलर टू इंटरैक्शन बिटवीन फिग ट्रीज एंड वास्प ट्रीज एक्सेप्ट। यहां पर कुछ इंटरैक्शन दिए हैं, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल रिलेशन ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट और एनिमल का पॉलिनेशन से रिलेशन। कह रहा है कि यहाँ पर जो रिलेशन दिए हैं सारे के सारे जो है ना वो फिग ट्री और वास्प के रिलेशन की तरह है, इंटरैक्शंस की तरह है, लेकिन एक कोई जो है ना एक्सेप्ट कोई एक नहीं, और जो वो एक नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्लांट एंड एनिमल रिलेशन फॉर पॉलिनेशन। दूसरा कहता है एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इन लाइकेन। फिर कहता है कि एसोसिएशन ऑफ कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। फिर कहता है एसोसिएशन ऑफ फंजाई इन रूट फॉर हायर प्लांट्स इन माइकोराइजा। कहने का मतलब है कि म्यूचुअलिज्म इसमें से कोई 3 है और एक नहीं है, उसको टिक करना है जो नहीं है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलेशन फॉर पॉलिनेशन जो है वो म्यूचुअलिज्म है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये म्यूचुअलिज्म है, ये बिल्कुल इसके तरह है, और ये इसके तरह है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इन लाइकेन इज आल्सो लाइक फिग ट्री एंड वास्प, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी इसकी तरह है।
ऑप्शन सी की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ कैटल ई ग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी जो है हमारा ये बिल्कुल अलग है इससे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे। और ऑप्शन डी की बात करें तो माइकोराइजा में फंजाई और रूट हायर का ये जो एसोसिएशन है ये भी हमारा बिल्कुल इसके तरह है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सब गलत ही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है ना हमारा, वो हमारा आंसर होना चाहिए। क्रॉस चेक भी हमें बताता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, किसी तरीके का डाउट नहीं रखना है मन में। अगर डाउट हो रहा है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला, आप उधर पूछ सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने हो गया। बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखेंगे जानेंगे समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बढ़े आगे तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ गए कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। मतलब यहां पर 4 तरीके का इंटरेक्शन दिया है। 4 तरीके के इंटरेक्शन में पहला इंटरेक्शन कह रहा है पैरासिटिज्म, दूसरा इंटरेक्शन कह रहा है म्यूचुअलिज्म, तीसरा इंटरेक्शन कह रहा है कंपटीशन एंड चौथा इंटरेक्शन कर रहा है प्रीडेशन। तो भाई ऐसी चीजें जिसमें दोनों को नुकसान हो, क्या वो पैरासिटिज्म है? नहीं, इसमें एक का नुकसान होता है एक का फायदा होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा है। कंपटीशन और प्रीडेशन, कंपटीशन है भाई साहब, कंपटीशन है। कंपटीशन में क्या होता है ना कि दोनों को नुकसान होता है। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी गलत, और ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों का घाटा है ना, दोनों का कुछ मतलब कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, दोनों का घाटा है। तो इसमें क्या है, बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड, तो कंपटीशन ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम क्रॉस चेक करते हैं और क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन सी को हम कर दिए टिक, क्रॉस चेक भी कर लिया हमने, जान गए समझ गए कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे, जानेंगे समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कहता है इन रिलेशनशिप बिटवीन फिग एंड वॉस्प। तो फिग एंड वॉस्प में रिलेशनशिप है, और कैसा रिलेशनशिप है, तो म्यूचुअलिज्म है, जहां पर दोनों को फायदा होना है। सिंपल सी बात है, कह रहा है वन बेनिफिटेड एंड अदर हार्म्ड। पागल है क्या? ये वाला ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, गलत है ना भैया, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। तो ऑप्शन बी कह रहा है बोथ आर बेनिफिटेड, सही बात कह रहा है, ये सही बात कह रहा है। बी का स्वागत करो, इसका सही आंसर है ये। कह रहा है कि वन बेनिफिटेड एंड अनदर अनअफेक्टेड, एक बेनिफिट होगा दूसरे को किसी को दूसरा जो अनअफेक्टेड रह जाएगा, ये गलत है, ये भी बेनिफिट में जाएगा, इसको भी बेनिफिट होगा। वन इनहिबिटेड एंड अदर अनअफेक्टेड, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई साहब, दोनों को फायदा होता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। एक ही चीज हम कितनी बार डिस्कस करें, लेकिन क्वेश्चन में है तो कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। देख लीजिए, अपनी आंखों से नोट कर सकते हैं, कभी लाइफ में भूलना नहीं है, भूलेंगे तो पाप लगेगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं 5वां सवाल आ गया। अगेन असर्शन रीजन टाइप, सिंपल है, अब तो हम असर्शन रीजन भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कह रहा है कि फिग एंड वॉस्प कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो बिल्कुल हम जान रहे हैं कि फिग एंड वॉस्प जो है वो एक दूसरे के बगैर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है और ये इस पर डिपेंड करता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे ही ये स्टेटमेंट सही होगा ऑप्शन डी को काट दिया करो, क्योंकि अब हमारे पास 4 नहीं सिर्फ 3 ऑप्शन है, हमारे लिए करेक्ट आंसर फाइंड करना आसान हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दे शो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। अब यहां पर ये कह रहा है कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करते हैं, तो ये भी सही है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए अब सी को भी क्रॉस कर दो कि सी कह रहा था ना कि हमारा रीजन गलत है, तो रीजन हमारा सही है। अब मुद्दा है कि अब हम ए को टिक करें कि बी को टिक करें। ए को तब टिक करेंगे जब रीजन हमारे असर्शन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, और अगर नहीं कर रहा होगा तो बी को करेंगे। तो रीजन कह रहा है कि ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है और दोनों जो है एक दूसरे, इसलिए दोनों एक दूसरे के बगैर अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट लग रहा है, तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट लग रहा है, तो ए को इस बार हम टिक करना चाहेंगे, इस बार बी को हम क्रॉस करना चाहेंगे। ए हमारा आंसर लग रहा है, ए को हम टिक करना चाहेंगे, क्रॉस चेक भी करते हैं, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत सही, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। कोई दिक्कत, डाउट, कमेंट बॉक्स खुला है, बिल्कुल आप सजेशन दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई डाउट है आपके मन में तो, राइट। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट निकाल लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वाह, तो इस तरीके से किया हमने अपने इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट, राइट। तो हमारा यहाँ पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर जो हमने इतने सारे क्वेश्चंस जो हमने देखे, ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर 13 था, हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट किया है। मज़ा आया पढ़ने में। चैप्टर 13, चैप्टर 14 की शुरुआत करेंगे हम अगले लेक्चर के साथ।
तो तब तक मैग्नेट ब्रेन से बने रहिए, पढ़ते रहिए। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल ही फ्री में एजुकेशन दे रहा है आपको। क्वालिटी एक नंबर, एग्जामिनेशन में रॉक कर सकते हो भैया। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, डिफरेंट स्टेट बोर्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, सबकी तैयारी कराई जाती है। तो कोई दोस्त हो जो स्टेट बोर्ड में हो तो उस तक भी वीडियो को पहुंचा देना, उनके लिए भी फायदे का सौदा हो जाएगा। और फिर पैसा तो किसी तरीके का लगना नहीं है, सिर्फ नॉलेज आपको मिल रहा है, फ्री में लेना है, एग्जामिनेशन में रॉक करना है। कहाँ से ले नॉलेज? तो सारे वीडियोस के फॉर्म में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे सारे सब कुछ। यहाँ पे वीडियोस आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इसके लिए डाउनलोड कर लें हमारे ऐप को प्ले स्टोर पे जाकर के, आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ आना है अपने को, अपने क्लास को चुनना है, अपने सब्जेक्ट पे जाइएगा, फिर अपने चैप्टर, जिस भी चैप्टर को पढ़ना है उस चैप्टर को चुनो। चैप्टर को चुनने के बाद उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सबके ऊपर लेक्चर बने हुए हैं, उन लेक्चर को चुनो। जो भी देखना चाहते हो फ्री में देखो और एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को मजबूत बनाओ, एग्जामिनेशन में रॉक करो। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।